हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष गंगराड़े एंड वंस अगेन वेलकम टू द कौटिल्य एकेडमी। आज हम लोग एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर डिस्कशन सीरीज में एमपीपीएससी का जो 2018 में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2019 का पेपर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि टॉपिक वाइज क्या क्या क्राइटेरिया था, क्या क्या कितने क्वेश्चन थे किस टॉपिक वाइज से। सबसे पहले उठाते हैं सबसे बड़ा सबसे वास्ट टॉपिक जो था हमारा लास्ट 2018 के पेपर का, वो था मध्य प्रदेश। अगेन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे 2018 वाले पेपर में। तो देखते हैं हम लोग 2018 का टॉपिक वाइज में मध्य प्रदेश हम लोगों ने सबसे पहले लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जाना जाता है? विच मैस्केयर इज नॉन एज जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का। तो जलियांवाला बाग आप सभी को पता है, जलियांवाला बाग जो अमृतसर में घटना हुई थी, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वो सब आप लोगों को पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो एमपी का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? तो क्या हुआ था, एक छतरपुर जिले में उर्मिल नदी है। छतरपुर जिला आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश में है। उसमें एक नदी बहती है उर्मिल नदी के किनारे, उर्मिल रिवर के किनारे एक जनरल असेंबली बैठी थी, जनरल सभा, आम सभा बैठी हुई थी। क्यों बैठी थी? वो प्रिंसली स्टेट्स के विरोध में, जो रियासतकालीन शासन था उसके विरोध में वो लोग बैठे हुए थे, कुछ सभा कर रहे थे वो लोग। तो वहाँ पर जो अंग्रेज थे, जनरल फिशर, इन्होंने आदेश दिया उस भीड़ पर गोली चलाने का। लगभग उसमें जो मैस्कर हुआ था उसमें लगभग 21 लोग की डेथ हो गई थी और लगभग 28 जो थे वो घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। तो इसी को कहते हैं चरण पादुका नरसंहार। उर्मिल नदी के किनारे एक चरण पादुका नामक एक मैदान था, एक ग्राउंड था, उसमें बैठक कर रहे थे वो प्रिंसली स्टेट्स के विरोध में। तो इसके ऊपर जनरल फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। लगभग 21 लोगों की डेथ हो गई थी इसमें। क्वेश्चन अच्छा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही पूछ सकते थे कि किसने आदेश दिया था गोली चलाने का? जनरल फिशर ने दिया था। और ये घटना कब की है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं एग्जाम्स में। 14 जनवरी 1931, मकर संक्रांति के दिन की घटना ही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, पतंग उड़ाते हैं उस दिन। तो मकर संक्रांति के दिन की घटना थी ये 1931 की, जब हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, उस दौरान की घटना ही है, मध्य प्रदेश से संबंधित। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय उद्यान से है, नेशनल पार्क से है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की हिस्ट्री। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो था वो 1932 में अभय वन बनता है। अभय वन, उस टाइम पे अभ्यारण्य नहीं था, वो सेंचुरी नहीं था उस टाइम पे, वो केवल एक अभय वन था, शिकार के लिए था, रिजर्व प्लेस। मंडला और जो मतलब गोंड राजा थे उनके शिकार के लिए था ये एरिया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 1932 में ये अभय वन घोषित होता है। अभय वन मतलब यहाँ पर अब जो वहाँ के रियासतकालीन शासक होंगे वो शिकार करेंगे। 1952 में ये बनता है सेंचुरी, अभ्यारण्य या अभ्यारण्य। अभ्यारण्य बनता है 1952 में। 1955 में इसको नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। 1974 में इसमें शामिल होती है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया था इंदिरा गांधी सरकार ने। जो हमारे देश में बाघों की संख्या कम हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए, टाइगर्स की संख्या जो बहुत ज़्यादा कम डिक्लाइन हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। और 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। इसका सबसे मतलब जो करंट का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं कई एग्जाम्स में। 2017 में इसने अपना एक शुभंकर, जिसको बोलते हैं लोगो, जारी किया था। एक शुभंकर या लोगो जारी किया था इसने अपना। उसका शीर्षक था, उसका जो हेडिंग था वो था भूर सिंह द बारह सिंह। सर्च करना आप लोग आ जाएगा, भूर सिंह द बारह सिंह, जो कि रोहन चक्रवर्ती ने डिज़ाइन किया था। उसमें एक बाघ को दिखाया गया था, एक नन्हे बाघ को दिखाया गया था। उस लोगो में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो नेट पे। 2017 मतलब करंट अफेयर क्वेश्चन था ये भी, 18 का पूछ सकते थे और इसीलिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। हो सकता है 2017 में जो करंट था कि पहला, मतलब ये करंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता था क्योंकि ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था
पहला नेशनल पार्क था जिसने अपना खुद का लोगो जारी किया था, जिसका नाम था भूर सिंह द बारा सिंह 2017 में। और इसमें बंजर घाटी, होलो घाटी है, बंजर रिवर और सुपर्ण रिवर बहती है इस राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसमें मतलब हवाई पट्टी है। और उसके अलावा इसमें जो सबसे फेमस होता है, ये बारासिंगा के लिए फेमस है, बारासिंगा के लिए फेमस है, जिसको कान्हा का गहना कहते हैं, कान्हा का गहना कहते हैं बारासिंगा को। लेकिन ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेन तो वैसे बारासिंगा आता है, लेकिन बारासिंगा जो ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे इसका राइट आंसर आएगा बाघ। प्रोजेक्ट टाइगर भी शामिल है इसमें, हम लोग बताया था आप लोगों को, प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है ये राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में हुआ था। तो बाघ जो है वो उसके लिए प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और एक और बारासिंगा, उसके लिए भी प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा का गहना बोलते हैं बारासिंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा था, ये भी जो देखा हम लोगों ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, एवरेज क्वेश्चन था, न ज़्यादा टफ था न ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था। नेपानगर, ये तो इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? नेपानगर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? उर्वरक, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अखबारी कागज, न्यूज़ प्रिंट पेपर जो है इसका राइट आंसर है। 1956 में न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स की स्थापना होती है नेपानगर में। न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल 1956 में इसकी स्थापना होती है। सन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, किस वर्ष स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सपोज ये क्वेश्चन उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर ये ऊपर लिख देते हैं नेशनल, मतलब न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स जो है वो किस जगह संबंधित है, और आपको नीचे ऑप्शन दे देते हैं नेपानगर, होशंगाबाद या इंदौर, भोपाल, जो भी ऑप्शन मिलता, तो इसका राइट आंसर था नेपानगर, बुरहानपुर जिले में स्थित है ये। तो न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना होती है 1956 में बुरहानपुर के नेपानगर एरिया में, क्योंकि अखबारी कागज जो न्यूज़पेपर होता है उसका कागज बनता था यहाँ पर, क्योंकि इसमें अब बांस जो रहता है, बांस की ज़रूरत होती है, और बांस जो था वो इस क्षेत्र में पहले बहुतायत में था, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी नेपानगर में। नेपानगर का जो अखबारी कागज कारखाना है, ये इसका राइट आंसर था बी। अगर देखें हम लोग अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, अगर बात करें हम लोग इसके लेवल की तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर या उसके निकटतम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑन और नियरेस्ट टू 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड? जबलपुर, रीवा, पन्ना, कटनी। जो इसका राइट आंसर था वो था जबलपुर। मैप पे हम लोग एक बार देख लेते हैं जबलपुर की लोकेशन क्या आती है, तो थोड़ा विजिबल नाम नहीं रहेंगे इनका आपको। जबलपुर जो है वो यहाँ पर स्थित है, ये रहा जबलपुर। अब हम जानते हैं कि जो 82 डिग्री जो है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और हमारे यहाँ सिंगरौली से गुजरती है। देशांतर रेखाएं जो है वो ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, नॉर्थ टू इस टाइप से खींची गई है। देशांतर रेखाएं ग्लोब पे इस टाइप से खींची गई है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और अक्षांश रेखा जो लेटीट्यूड रेखाएं हैं वो सीधी खींची गई है इस टाइप से, ठीक है। तो जो 82.5 जो है वो मध्य प्रदेश में गुजरती है सिंगरौली से, और इलाहाबाद से गुजरती है मेन। तो 82.5 जब यहाँ पर है तो लगभग 80 के आसपास जबलपुर गुजरता है। 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन यहाँ से गुजरता है, जबलपुर के पास से गुजरती है रेखा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था जबलपुर, 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब चूंकि ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर की बात चल रही है यहाँ पर, जब हम ग्लोब पे देखेंगे अगर, तो ये सपोज मान लीजिए ग्लोब है, देशांतर रेखा मैंने बताया आप लोगों को नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके जो ईस्ट में है ये हो गया पूर्व, ये हो गया
पश्चिम वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये पूर्व में खींची गई है और जो इंडिया है वो पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी और उत्तरी, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर इसलिए यहाँ पर पूर्वी नाम लिखा गया। अब जो जैसे पश्चिम की बात करें तो जो यूरोप है वो पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, जो अपना अमेरिका हुआ, कैरेबियन कंट्रीज हुई, वो पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन था वो पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो जो जबलपुर है वो 80 डिग्री के एकदम करीब से गुजरता है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये वाला थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? काफी इजी क्वेश्चन था ये भी, करंट का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। भावांतर भुगतान योजना ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो अगर देखा जाए 16 अक्टूबर 2017 को देश के प्रधानमंत्री माननीय ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्होंने भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ किया था, को लॉन्च किया था। खुरई नाम का एक विलेज है, ग्राम है, कहाँ पर? सागर जिले में। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहाँ से लॉन्च किया था, कब किया था, किससे रिलेटेड है, इसका मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो खुरई से नरेंद्र मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया था भावांतर भुगतान योजना का। इसका मेन एम जो था वो था एमएसपी, जो खरीफ की फसलें होती है, खरीफ की जो फसलें होती है उनके लिए एमएसपी और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसको देना। मतलब कि सपोज मान लीजिए सोयाबीन है, जो सोयाबीन मान लीजिए, सोयाबीन है या राइस कुछ भी मान लीजिए आप, सपोज मान लीजिए सोयाबीन है 2000 रुपीज़ पर क्विंटल बिक रही है ये, मतलब आपकी जो मार्केट में बिक रही है 2000 रुपीज़ पर क्विंटल। अब सपोज मान लीजिए एमएसपी जो है वो सरकार ने डिसाइड कर दी है 2500 रुपये, 2500 रुपये डिसाइड कर दिए सोयाबीन के लिए कि 2500 रुपये पर क्विंटल बिकेगी। अब सपोज मान लीजिए आपकी सोयाबीन को खरीदार ने खरीदा 2000 रुपये में, तो जो बीच का गैप है 500 रुपये, ये सरकार देगी आपको। नाम से मालूम चल रहा है भावांतर। अगर भावांतर को हम तोड़ेंगे तो इसका जो संधि होगा वो होगा भाव में अंतर। तो जो भाव अंतर का जो भुगतान होगा वो हम देंगे, सरकार देगी। तो जो एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो देगी सरकार। ये थी इसकी मेन एम। खरीफ की फसलों को इसमें टारगेट किया गया था। टोटल 8 फसलें थी जिनको टारगेट किया था। सोयाबीन, मूंग, मूंगफली, मक्का, तिल, रामतिल, उड़द और तुअर दाल, इनको कवर किया था। टोटल 8 फसलें थी खरीफ की। तो ये कृषि संबंधित था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना थी। इसके ऊपर मतलब हालांकि ये मध्य प्रदेश की थी, लेकिन इसके ऊपर सेंट्रल की निगाह भी थी। मध्य प्रदेश की योजना थी, स्टेट की योजना थी, लेकिन सारे के जो जितने भी स्टेट्स थे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनकी निगाहें थी इस योजना के ऊपर कि अगर ये योजना सक्सेसफुल हो गई तो इसको हम पूरे देश में लागू कर सकते हैं, लागू कर देंगे। काफ़ी अच्छा था ये योजना। भावांतर भुगतान योजना कृषि से संबंधित थी और करंट में काफ़ी न्यूज़ में भी रही योजना ये वाली। तो इसका जो राइट आंसर था वो कृषि। बाकी जो इसमें आप डिटेल्स वगैरह थी जो भावांतर भुगतान योजना संबंधित, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? गवर्नर से क्वेश्चन 2019 में पूछा था, याद हो तो आप लोगों को बलराम जाखड़ और रामनरेश यादव, भाई महावीर, अंशुमान सिंह वाला क्वेश्चन जो था, उसमें जो राइट आंसर था वो अंशुमान सिंह जो था वो राज्यपाल नहीं रहे थे। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, एक्टिंग गवर्नर के रूप में। मतलब क्वेश्चन वापस सपोज मतलब एक तरीके से कह सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्योंकि राज्यपाल का पूछा गया था, इधर एक्टिंग गवर्नर का सेम क्वेश्चन पूछ लिया तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया। मतलब न्यायमूर्ति एनडी ओझा, पीवी दीक्षित और जीपी सिंह, मैंने आपको वो स्लाइड में बताया भी था कौन कौन एक्टिंग गवर्नर रह चुके थे। जो जीडी दीक्षित है वो अभी तक एक्टिंग गवर्नर के रूप में काम नहीं किया इन्होंने। सबसे कम टाइम के लिए काम किया था पीवी दीक्षित ने। देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने सेम स्लाइड ऐड की थी आप लोगों के लिए 2019 का, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें सेम स्लाइड थी। कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रहे हैं? जस्टिस पीवी दीक्षित, जस्टिस जीपी सिन्हा,
जीपी सिन्हा 2 बार रह चुके हैं, जस्टिस ND ओझा और जस्टिस कृष्ण मोहन सेठ, ये रहे हैं मध्य प्रदेश के 5 एक्टिंग गवर्नर। 1 2 3 4 और ये 2 बार रहे हैं 5 एक्टिंग गवर्नर। सर्वाधिक मैंने लिखा भी यहाँ पे, हाँ, सबसे अधिक समय तक रहने वाले एक्टिंग गवर्नर कौन थे? KM सेठ, कृष्ण मोहन सेठ, 1 महीने 27 दिन तक रहे थे ये एक्टिंग गवर्नर मध्य प्रदेश के। और सबसे कम अवधि तक रहने वाले जो एक्टिंग गवर्नर थे वो थे PV दीक्षित, मात्र 6 दिन के लिए रहे थे ये एक्टिंग गवर्नर मध्य प्रदेश के। तो इसका जो राइट आंसर है वो न्यायमूर्ति GD दीक्षित। क्वेश्चन रिपीट कर दिया है 2019 में, जो 18 में पूछा गया था वो वापस से 2019 में रिपीट कर दिया है। हालांकि ऑप्शन जो थे वो रिपीट नहीं हुए हैं, पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स से था। 2011-12 से 17-18 तक मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की विकास दर क्या थी? व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम द ईयर 2011-12 टू 17-18? डायरेक्ट जंप करता हूँ मैं इसके आंसर, इसके राइट ऑप्शन पे, तो 14.39। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, इकोनॉमिक्स का था और काफ़ी डीप में पूछा गया था क्वेश्चन ये। 2011-12 से लेकर 17-18 तक की विकास दर जो बताइए आप, डेवलपमेंट रेट बताइए प्रोडक्ट मध्य प्रदेश की। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था और काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया? इन विच ईयर वाज लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड? तो 1957 में एक कॉलेज की स्थापना होती है जिसका नाम था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये स्टार्ट होता है, मतलब 1957 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? ग्वालियर। ग्वालियर में इसकी स्थापना होती है 1957 में। इसका उस टाइम नाम था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। 1973 में इसके नाम को चेंज करके कर देते हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ नेशनल फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ देते हैं बस, बाकी नाम सेम रहता है। पहले इसमें राष्ट्रीय शब्द नहीं था, लेकिन अब राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया 1973 में, नेशनल कॉलेज ऑफ नेशनल फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। 1995 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो 1957। मॉडरेट क्वेश्चन था ये, इजी भी नहीं था और ना टफ था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी एक अंश घाटी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैलीज ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट रिफ्ट वैली? तो सोन घाटी है, नर्मदा घाटी है, तापी घाटी है, चंबल घाटी जो है वो रिफ्ट वैली नहीं है। रिफ्ट वैली के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग बाद में आगे। डेल्टा बनाती है, ऐश्वर्य बनाती है, ये आप लोग बताइए कमेंट करके मुझे। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा बनाती है या ऐश्वर्य बनाती है? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? धूपगढ़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट 1352 मीटर इसकी टोटल हाइट है, 1352 के आसपास है। किसी किसी बुक में 1350 का रेफरेंस मिलता है, किसी किसी में 1352 मिलता है, लेकिन जो ऑथेंटिक रेफरेंस मिलता है वो 1352 मीटर मिलता है। तो ये जो है वो महादेव पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक अंग है। हम लोगों ने अगेन लास्ट 2019 वाले पेपर में डिस्कस किया था हम लोगों ने। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के 3 भाग हैं। जो पश्चिम की तरफ था वो था राजपीपला या बड़वानी की पहाड़ी, जो बीच का पोर्शन था वो था महादेव पर्वत श्रेणी, और जो पूर्व था वो था मैकल या मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल रेंज, राजपीपला रेंज और महादेव रेंज। ठीक है, राजपीपला की पहाड़ी 4 जिलों में है, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर। महादेव जो है वो अगेन 4 जिलों में है, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, और जो मैकाल है वो है सिवनी, मंडला और बालाघाट जिले में। सतपुड़ा पर्वत की बात करें अगर हम लोग, तो
तो ये बात कर चुके हैं, 1120 किलोमीटर लंबा टोटल है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उसका जो महादेव पर्वत है, जो मध्य वाला भाग है, उसमें है धूपगढ़, उसी में धूपगढ़ है। और धूपगढ़ जो है वो होशंगाबाद जिले में है, पचमढ़ी के पास में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के तो ये जनरल क्वेश्चंस तो आपको पता होना चाहिए। अगेन ये इजी क्वेश्चन आ गया फिर से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ज्वाइन रिवर चंबल? चंबल की बात हम लोग लास्ट वीडियो में फिर अगेन कर चुके थे 2019 में। क्वेश्चंस रिपीट मतलब लगभग हो रहे हैं। नदियों में से क्वेश्चन फिर से आ गया, पहाड़ियों में से क्वेश्चन फिर से आ गया था, फिर गवर्नर में से क्वेश्चन फिर से आ गया था, पॉलिटी में से। चंबल की बात कर चुके थे, 965 किलोमीटर टोटल लेंथ है। इंदौर जिले के महू तहसील के जानापाव विंध्य पर्वत श्रेणी के जानापाव पहाड़ी के वांगचू बिंदु, जिसकी टोटल लेंथ है 854 मीटर से निकलती है, 965 किलोमीटर बहती हुई ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। टोटल लेंथ इसकी 965 किलोमीटर बात कर चुके थे हम लोग। इसकी जो सहायक नदियाँ है वो है शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, क्वारी, कुंद, कुरई, बामनी, ये इसके सहायक नदियाँ है। गहरे खड्डों का निर्माण करती है, ये बिहाड़ बनाती है। कहाँ पर? एमपी में भिंड, मुरैना, कुछ ग्वालियर का हिस्सा है, और अपने राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर बिहड़ का निर्माण करती है। सहायक नदियाँ बात कर ली हम लोगों ने, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, क्वारी, कुंद, कुरई, बामनी। बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में आई थिंक हमीरपुर है, उसके पास में जाकर ये यमुना नदी मिल जाती है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नदियों में से अगेन क्वेश्चन आ गया था फिर से, वो चंबल में से ही आया था। लास्ट वाला क्वेश्चन भी चंबल का ही था। जो मतलब लास्ट क्वेश्चन था वो कौन सी नदी गहरे खड्डों का निर्माण करती है, वेन्स बनाती है, तो वो क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर चंबल नदी था। ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान, मतलब कि दो स्टेट्स को छूता है, राज्य सीमाओं से लगा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश टचेस द स्टेट बाउंड्रीज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान? तो हम लोग इसको मैप पे देखते हैं, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। मैप पे चलते हैं हम लोग, विजिबल आई थिंक नहीं होगा आप लोगों को। अलीराजपुर, ठीक है, थोड़ा मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। गुजरात और मतलब सॉरी, ये आ गया हमारा गुजरात और ये आ गया हमारा नीचे महाराष्ट्र, ठीक है। ये गुजरात की सीमा हो गई। ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया हमारा झाबुआ, तो ये राजस्थान हो गया, यहाँ तक लगभग राजस्थान। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ पर छत्तीसगढ़। 5 जिले लगते, 5 स्टेट लगते हैं मध्य प्रदेश की बाउंड्री को छूते हुए। कौन कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। देखते हैं हम लोग जिले कौन कौन से आ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन था राजस्थान और गुजरात का। तो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर लगा हुआ जो जिला है हमारा वो है झाबुआ। ये रहा झाबुआ। झाबुआ जो है वो गुजरात की सीमा पर भी छू रहा है और राजस्थान की सीमा को भी छू रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन झाबुआ, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राजस्थान प्लस गुजरात, ठीक है, ये छू रहा है। अगर क्वेश्चन होता है कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को कौन सा जिला छूता है, तो अलीराजपुर जो जिला दिख रहा है आप लोगों को, गुजरात की बाउंड्री पे भी है, महाराष्ट्र की बाउंड्री पे भी है। तो जो अलीराजपुर जिला है वो गुजरात प्लस महाराष्ट्र 2 जिलों को छू रहा है। ये छू रहा है राजस्थान और गुजरात को। अगर बात करें राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यूपी की सीमा को कौन सा जिला छू रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा एक तो मुरैना, क्योंकि ये राजस्थान को भी छू रहा है और यहाँ से छू रहा है उत्तर प्रदेश को। और शिवपुरी, ये यहाँ पर भी आ रहा है राजस्थान की सीमा पर, क्योंकि राजस्थान की बाउंड्री है, और यहाँ पर आ रहा है उत्तर प्रदेश की बाउंड्री। तो 2 जिले हैं इसमें, शिवपुरी और मुरैना, ये राजस्थान और यूपी की बाउंड्री को टच करते हैं 2 जिले। अगर बात करें हम लोग यूपी और छत्तीसगढ़ की, तो सिंगरौली
जो सिंगरौली जिला दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये छू रहा है यूपी को भी और छत्तीसगढ़ को भी। तो सिंगरौली जिला जो है वो यूपी प्लस सीजी छत्तीसगढ़ को छू रहा है। अगर बात करें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की, तो ये बालाघाट जिला आप लोगों को दिख रहा है। ये बालाघाट जिला जो है वो महाराष्ट्र की बाउंड्री को भी छू रहा है और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को भी छू रहा है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा महाराष्ट्र प्लस छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर आप लोगों को मैप याद है एमपी का तो ये क्वेश्चन इजी था आप लोगों के लिए। अगर मैप याद नहीं था तो फिर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता था। तो देखते हैं हम लोग, राजस्थान और गुजरात की जो बाउंड्री पे है वो झाबुआ है, दोनों स्टेट्स को टच करता है ये। गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे जो जिला है वो है अलीराजपुर, दोनों स्टेट्स को टच करता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पे 2 जिले हैं, पहला मुरैना, दोनों स्टेट्स को टच करता है, यहाँ से राजस्थान को, यहाँ से उत्तर प्रदेश को। सेकंड शिवपुरी, यहाँ से राजस्थान को, यहाँ से उत्तर प्रदेश को। सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट की सीमा पर को छूता है। और बालाघाट जो है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। तो अगर आप लोगों को मैप अच्छे से याद था एमपी का तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी था। तो इसका जो राइट आंसर है गुजरात और राजस्थान, गुजरात नीचे राजस्थान थोड़ा ऊपर, तो राइट आंसर इसका आएगा झाबुआ। अलीराजपुर जो था वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। अगर यहाँ पर महाराष्ट्र होता ऑप्शन में तो राइट आंसर था अलीराजपुर, लेकिन चूंकि राजस्थान है और गुजरात है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा झाबुआ। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश की जलवायु है, अगेन इजी क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश जो है, द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज, मध्य प्रदेश जो है वो सब ट्रॉपिक रीजन में स्थित है, सब ट्रॉपिक क्लाइमेट जोन में स्थित है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो है मानसूनी प्रकार की। इजी क्वेश्चन था। अगेन अगला क्वेश्चन, मलाजखंड किस खनिज उत्पाद के से संबंधित है? विथ विच मिनरल प्रोडक्ट इज मलाजखंड एसोसिएटेड? मलाजखंड जो सॉरी बालाघाट जिले में एक खदान है जिसका नाम मलाजखंड है, जिसको मलाजखंड को तांबा नगरी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ही बता दिया मैंने आप लोगों को, तांबा नगरी, कॉपर तांबा नगरी के नाम से जानते हैं मलाजखंड को। और मलाजखंड जो यहाँ पर तांबा का जो निकालने का काम करता है वो करता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यहाँ से तांबा निकालता है इस माइन से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था तांबा। मलाजखंड तांबे के लिए फेमस है। और तांबे में मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पे है, नंबर फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश तांबे पे। सेकंड नंबर पे आई थिंक राजस्थान है, मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट नंबर पे है तांबे के उत्पादन के मामले में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति आबादी का प्रतिशत, यहाँ पर ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली चीज़ है, पर यहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहा है, सर्वाधिक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन? तो यहाँ प्रतिशत की बात चल रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर जनसंख्या की बात होती, अगर पॉपुलेशन की बात होती कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल जनसंख्या, ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो वो आंसर होता धार। जनसंख्या की बात होती सबसे ज़्यादा, सबसे कम ट्राइबल जनसंख्या की बात अगर करता तो वो होता भिंड। ठीक है, लगभग 6000 के आसपास ही जनसंख्या है भिंड में। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब प्रतिशतता में सबसे अधिक, परसेंटेज में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है अलीराजपुर। लगभग 89% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है अलीराजपुर की। और सबसे कम परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो है अगेन भिंड की, मात्र 0.4% ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसको समझते हैं हम लोग ऐसा, जैसे कि मान लीजिए धार, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जनसंख्या में कि धार की जनसंख्या टोटल 5 लाख है, सपोज मान लीजिए टोटल 5 लाख जनसंख्या है धार की, जिसमें से ट्राइबल जनसंख्या जो है वो है 1 लाख, मतलब जनजाति जनसंख्या जो है वो 1 लाख है। ठीक है, तो कितना हो गया ये टोटल जनसंख्या का, लगभग हो गया अप्रॉक्स 20%, मतलब कि
धार जिले में 20% जो जनसंख्या है वो है ट्राइबल पॉपुलेशन है टोटल 20% धार जिले में। लेकिन अगर भिंड की बात अलीराजपुर की बात करें हम लोग परसेंटेज वाइज, तो सपोज मान लीजिए अलीराजपुर की जनसंख्या टोटल है 1 लाख। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख जनसंख्या है अलीराजपुर की, तो वहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन होगी उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन होगी वो होगी लगभग 89%, मतलब 89,000, मतलब लगभग 89,000, 11,000 कम है केवल। बाकी जो लगभग मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है, लेकिन है तो 1 लाख से कम ही है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन जो ट्राइबल है वो 1 लाख है, लेकिन यहाँ पे 89,000 ही, 89,000 ही है। तो जनसंख्या में तो कम है लेकिन परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 89% है और यहाँ पे 20% है। ये 20% का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है केवल, ये एग्जैक्ट 20% नहीं है, कुछ ज़्यादा है इससे, लेकिन 89% से काफ़ी कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 89% है, मतलब 100 में से 89 लोग, 89 लोग जो है वो ट्राइबल है अलीराजपुर में। सबसे जो परसेंटेज में जब सबसे ज़्यादा अलीराजपुर की है, जनसंख्या पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा धार जिले में है, परसेंटेज में सबसे कम भिंड में है और पॉपुलेशन में सबसे कम भिंड में, अगेन भिंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग अगर, तो अगेन मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे से क्वेश्चन आ गया था। 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर NH3 पर स्थित नहीं है। NH3 मतलब आगरा बॉम्बे रोड, AB रोड, कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो इसमें सेंधवा जो है, महू जो है, सारंगपुर जो है, वो तीनों NH3 पर स्थित है। सुजालपुर जो है वो NH3 पर स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सुजालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, करंट का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। मध्य प्रदेश बजट 2017-18 में अमृत योजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है? इस मध्य प्रदेश बजट 2017-18 द प्रोविजन फॉर अमृत स्कीम इज। तो अमृत जो है उसका फुल फॉर्म है अटल, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसका, इंपॉर्टेंट है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, AMRUT, अमृत, इसके एक वर्ड्स को ले लिया गया है। तो AMRUT, अमृत या अमृत योजना। 25 जून 2015 को अगेन देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था 25 जून 2015 को अमृत योजना का। जो इसका मेन एम था वो था अपने शहरों में बुनियादी सुविधाएं, शहरों में जो घर होते हैं और उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि बिजली, पानी की सप्लाई करना, सीवरेज या फिर वेस्ट कलेक्शन वगैरह, ये सब प्रॉपर वे में देना, इसका मेन एम था अमृत योजना का। 25 जून 2015 को स्टार्ट की थी ये। मध्य प्रदेश के 34 शहरों में लागू है ये योजना वर्तमान तक, और इसके लिए मध्य प्रदेश में बजट में 2017-18 में 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे अमृत योजना के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, करंट से क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का भी कह सकते हैं, बजट पे से क्वेश्चन आ गया था। 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे अमृत योजना के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये देखा हम लोगों ने, इसका फुल फॉर्म वगैरह, इसका एम जो था वो देखा और कब लॉन्च की गई थी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इजी टू मॉडरेट लेवल का रख सकते हैं इसको। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल में आएगा। अनूपपुर का लिंगानुपात है 976, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो 976। बुरहानपुर का है 951, मतलब 976 महिलाओं पे 1000 पुरुष, 976 महिलाओं पे 1000 पुरुष, 951 महिलाओं पे 1000 पुरुष। इंदौर का जो है वो काफ़ी कम है, 928 महिलाओं पे 1000 पुरुष, और डिंडोरी जो है उसका था 1002 महिलाओं पे 1000 पुरुष। सेक्स रेशियो जो है उसका ज़्यादा है डिंडोरी का। अगर देखें हम लोग, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जो जनजातीय ज़िले हैं, उनका सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है। देखा जाए अगर तो
इसको मिटाया तो हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाने के लिए बताया था मैंने आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। 976 अनूपपुर का, बुरहानपुर का 951, इंदौर का 928 और डिंडोरी का 1002। तो जो इसका राइट आंसर था लिंगानुपात 1000, सेक्स रेशियो 1000 से अधिक है, वो था डिंडोरी। 1002 इसका सेक्स रेशियो है। जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जैसे बालाघाट, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है मध्य प्रदेश में वो है बालाघाट का 1021 महिलाओं पे 1000 पुरुष। बालाघाट के बाद आता है अलीराजपुर, इसका है 1011। ये भी एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, देखा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, लास्ट स्लाइड में। 1011 मतलब यहाँ पर 89% जो है जनजाति पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज। उसके बाद आता है मंडला 1008, डिंडोरी 1002, उसके बाद याद नहीं आ रहा मुझे, अनूपपुर 976, ये भी एक लगभग ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ही है, यहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा है ट्राइबल्स की। तो जो जनजाति जिले हैं मध्य प्रदेश में, जनजाति बहुल, जहाँ पर ट्राइबल्स की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, यहाँ पर जनजाति समूह ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, ये मतलब गौर करने वाली बात है। और उसके बाद सबसे कम जो है वो है भिंड का है 837, सबसे कम सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में भिंड का 837। सेकंड नंबर पे आता है 840 के साथ मुरैना, भिंड, मुरैना, और 864 के समथिंग है ग्वालियर। जो चंबल वाले एरिया है वहाँ पर सेक्स रेशियो कम है, काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश का सबसे कम सेक्स रेशियो है वो है भिंड का, और सबसे ज़्यादा जो है वो है बालाघाट, दोनों बीबी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डिंडोरी है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट में इसको रख सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। ये निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया है? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एक्टेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश? आरपी नाइक 1969 के आसपास मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, जिसको सीएस शॉर्ट फॉर्म में सीएस बोल देते हैं, सीएस ऑफ एमपी। बी के दुबे, ये भी लगभग 1980 के अप्रॉक्स में थे, 80 के आसपास। आर एस खन्ना, ये लगभग 1989 के अप्रॉक्स में चीफ सेक्रेटरी थे। पी के नरोन्ना, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ये मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। इसकी जगह अगर आरपी नरोन्हा होता, आरपी नरोन्हा, तो ये रहे हैं मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, 2 बार रहे हैं ये, 2 अलग अलग कार्यकाल में, 2 अलग अलग टर्म में मध्य प्रदेश के ये चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो पी के नरोन्हा है। ये मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी कभी नहीं रहे, बाकी तीनों रहे हैं, आरपी नाइक, बी के दुबे, आर एस खन्ना। ये क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ लेवल का था, क्योंकि चीफ सेक्रेटरीज आई थिंक बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी मॉडरेट टू टफ लेवल में आ जाता है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम पास्ड? 1995 मध्य प्रदेश के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है ये। 1995 में ये जो अधिनियम था वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो तेजस्विनी कार्यक्रम का था। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए कौन सा संगठन वित्तीय सहायता प्रदान करता है? एम्पावरमेंट प्रोग्राम। विच ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर तेजस्विनी रूरल वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 1977 रोम, जो कि इटली में स्थित है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसकी स्थापना होती है 1977 में। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये फंड दे रहा है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को, तेजस्विनी रूरल वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम को। मध्य प्रदेश के लगभग 6 जिलों में ये योजना लागू की गई है। 6 जिलों में नाम आते हैं बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। ये 6 जिले हैं जिसमें ये योजना लागू है।
और IFAD जो है वो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। ये भी मॉडरेट टू टफ लेवल का था क्वेश्चन, ये तो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष से लागू की गई थी? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना इन मध्य प्रदेश वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच ईयर? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2010-11 इसका राइट आंसर है। 500 जनसंख्या से कम वाले सामान्य ग्राम, मतलब 500 जनसंख्या पॉपुलेशन से कम वाले सामान्य ग्राम और 250 से कम जनसंख्या वाले ट्राइबल ग्राम जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक है, और वो 250 से कम अगर पॉपुलेशन है तो उन गाँव को मेन स्ट्रीम जो सड़क है, मेन स्ट्रीम रोड है, उसके साथ जोड़ना। 2013 इसका लक्ष्य रखा गया था कि हम लोग 2013 तक जो जितने भी ये गांव है 500 से कम वाले सामान्य ग्राम और 250 से कम वाले ट्राइबल पॉपुलेशन वाले ग्राम, इनको हमको मेन सड़क से जोड़ना है इनको 2013 के पहले। तो ये योजना स्टार्ट की गई थी 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई थी? फ्रॉम विच ईयर वाज MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड? 1 अक्टूबर 2000, ये 10 दिख रहा है, इसको मैं 1 कर देता हूँ। 1 अक्टूबर 2016 को एक योजना, एक स्कीम लॉन्च की गई थी, इसका नाम था MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी। राइट आंसर 2016। इसका मेन जो एम था वो जो न्यू स्टार्टअप्स है, जो इंटरप्रेनर है, उनको एक मंच प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको एक मंच प्रोवाइड करना ताकि वे अपना स्टार्टअप, जो अपने न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जो स्टार्टअप है उसको शुरू कर सके। तो 1 अक्टूबर 2016 से स्टार्ट की गई थी ये, इसका राइट आंसर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम लोग, तो जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश मित्र निर्वाचिका सभा किस शहर में आयोजित की गई थी? इन जनवरी 2018 फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव वाज हेल्ड इन विच सिटी? करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया था अगेन, ये था इसका राइट आंसर इंदौर। 9 जनवरी आयोजित की गई थी ये 2018 में। 9 जनवरी को हम, और इसका जो मेन एम था वो था प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, जो भी माइग्रेंट लोग हैं MP के, जो भी माइग्रेंट लोग हैं MP के या NRI लोग हैं MP के जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उनको 2 दिन के लिए बुलाया गया था कि आप 2 दिन के लिए MP में आइए और इन्वेस्ट करिए अपने हिसाब से। आपके क्षेत्र में आपकी ये जन्मस्थली है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब NRI और जो माइग्रेंट लोग हैं उनके लिए किया गया था ये मित्र निर्वाचिका सभा, फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, इंदौर में किया गया था ये। और 9 जनवरी को इसलिए किया गया था क्योंकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से बॉम्बे वापस आए थे मुकदमा लड़के, ठीक है, 1915 में वापस आए थे ये साउथ अफ्रीका से मुंबई, बॉम्बे। तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, माइग्रेंट जो लोग रहते हैं उनके सम्मान में, ठीक है, मतलब उनके लिए, उनके हित के लिए, सम्मान में तो नहीं, उनके हित के लिए। तो इसका राइट आंसर जो था वो इंदौर था। अगला क्वेश्चन, अतुल ज्योति योजना 2013 में ग्रामीण कृषि उद्देश्य के लिए न्यूनतम कितने घंटे की बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है? तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे, मतलब ग्रामीण कृषि उद्देश्य के लिए 10 घंटे की बिजली का आश्वासन दिया गया है, और शहरी क्षेत्रों में 24 आवर्स बिजली देने का आश्वासन दिया गया है। अतुल ज्योति योजना 2013 में। ये मॉडरेट टू टफ लेवल का था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? नेम द स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, या जिसको शाह बुलबुल कहते हैं, और इसके और भी नाम है, मैंने नोट डाउन किए हुए हैं आगे अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में, कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्टेट हैं। राजकीय गान जो स्टेट सॉन्ग है वो सबका साथी नाम से है, महेश श्रीवास्तव ने लिखा था 2010 में। राजकीय पशु स्टेट एनिमल है जो बारहसिंगा है, जिसको हमने बताया था कान्हा का गहना, ठीक है।
ब्रेडरी जाति का जो होता है उसको मानते हैं। रूसबर्स डुआउसेली जो है इसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड जो है वो दूधराज, ये क्वेश्चन पूछा था। दूधराज या शाह बुलबुल या महारानी या हुसैनी बुलबुल, इसके कई सारे नाम हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय वृक्ष जो है वो है बरगद, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगेलेंसिस। 1 नवंबर 1981 घोषित किया गया था। राजकीय मछली महाशीर, जिसका साइंटिफिक नेम है टोरप्यूटिटोरा। 26 सितंबर 2011 को घोषित किया गया था। राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर जो है सफ़ेद लिली है, लिलियम कैंडिडम साइंटिफिक नेम। राजकीय नाट्य जो है माच, मालवा क्षेत्र में करते हैं नाट्य, इसका नाम है माच। राजकीय नृत्य राई, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का है। राजकीय खेल स्टेट स्पोर्ट जो है मलखम्ब है, 9 अप्रैल 2013 में घोषित किया गया था। राजकीय फसल जो है वो है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स इसका मतलब साइंटिफिक नेम है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। लगभग 57% सोयाबीन जो है इंडिया की वो मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है। राजकीय फल जो है वो है आम, मैग्नीफेरा इंडिका। और राजकीय नदी जो है वो नर्मदा, स्टेट रिवर नर्मदा नदी है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस बार पूछ लिया गया। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे ही है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप अगर आप लोगों को लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो निम्नलिखित में से किस महिला ने मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए 2017 में उपचुनाव जीता था? हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन वॉन द बाय इलेक्शंस इन 2017 फॉर वन राज्यसभा सीट फ्रॉम मध्य प्रदेश? राज्यसभा सीट की बात हो रही है यहाँ पर। जिसका राइट आंसर है वो है संपतिया उइके। संपतिया उइके जो है वो राज्यसभा मेंबर चुनी गई थी 2017 में। और अभी इसमें जो करंट में है वो वर्तमान में 3 सीट्स के चुनाव हुए थे, बाय इलेक्शन हुए थे राज्यसभा सीट के लिए। एक सीट जो खाली हुई थी वो हुई थी दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह की एक सीट खाली हुई थी। इनका टर्म था 2014 से 2020 तक का, तो 2020 में सीट खाली हो गई इनकी। सेकंड जो सीट खाली हुई वो सीट खाली हुई सत्यनारायण जटिया, इनका भी टर्म सेम था। और एक सीट खाली हुई है प्रभात झा, प्रभात झा, इनका भी सेम टर्म था। ये तीनों सीट्स खाली हो गई। करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सीट में चुनाव हुए 2020 में। अच्छा, 2020 से इनका टर्म कब तक का रहेगा? 2026 तक का रहेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में कार्यकाल 6 साल का होता है। जो टर्म होता है राज्यसभा मेंबर्स का वो 6 साल का होता है। तो 2026 तक के लिए चुनाए गए हैं। ये अब कौन कौन चुने गए हैं? दिग्विजय सिंह की सीट पर अगेन दिग्विजय सिंह चुन लिए गए हैं आईएनसी की तरफ से। जो कांग्रेस थी उन्होंने दिग्विजय सिंह को वापस खड़ा कर दिया और दिग्विजय सिंह जीत गए। सत्यनारायण जटिया, इनकी जगह पर जीते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से। और प्रभात झा, इनकी तरफ से इनकी जगह खड़ा किया था सुमेर सिंह सोलंकी को। सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी, ये आ गए हैं चुन के। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट के हिसाब से। मतलब किन्ने जीता चुनाव? दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी। दिग्विजय सिंह जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कांग्रेस को करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में राज्यसभा में चुनकर गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। और सत्यनारायण जटिया जो थे वो रिटायर हो गए, मतलब उनका टर्म खत्म हो गया है। और प्रभात झा जो है उनका भी 6 साल का टर्म खत्म हो गया है। दिग्विजय सिंह का भी टर्म खत्म हो गया था, लेकिन वे दोबारा चुन लिए गए 2020 में। और अभी लेटेस्ट चुनाव हुए थे ये अप्रैल मई के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर लोग। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं चुनी गई थी? हाउ मेनी वुमेन वेयर इलेक्टेड इन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2013? राइट आंसर इज 25, लेकिन कहीं कहीं पर इसका जो ऑप्शन का आंसर दे रहे हैं वो 22 भी मिल रहा है। लेकिन जो एमपीपीएससी ने जारी की थी आंसर की, उसमें 25 जो था उसका राइट आंसर था। ट्रिकी क्वेश्चन था, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश का। तो किस वर्ष मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पास्ड? इसका जो राइट आंसर है
वो है 2005 में पारित किया गया था मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। तो ये हमारा खत्म होता है एमपी, जो 2018 में मध्य प्रदेश से जो क्वेश्चन पूछे गए थे एमपीपीएससी के एग्जाम में, वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज और बात करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह की। उसके बाद फिर हम लोग पेपर का डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि पेपर किस लेवल का था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस वगैरह आए थे, और मेन जो टॉपिक थे वो किन किन से क्वेश्चन आए थे, और फिर उसका हम लोग लेवल डिसाइड करेंगे कि किस लेवल पे आता है, ये इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ लेवल पे आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।